यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट है और आपकी बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, आप एक टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे कि 2022 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मतलब कि आज हम 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और यदि आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आपको पता होगा कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना आपके लिए कितना आवश्यक है। क्योंकि आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देखिए यूट्यूब पे, उसने क्वेश्चन बैंक का जरूर जिक्र किया है। यह रिलेटिव है। यदि आपको टॉपर बनना है तो क्वेश्चन बैंक करना आवश्यक होता है। क्योंकि जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं पिछले साल का ही रिवीजन होता है। क्या पिछले साल वाला क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते रहता है। मतलब आपको सीधा सा बता देते हैं यदि आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक आवश्यक है। तो चलिए बिना टाइम का इन्वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला जो प्रश्न है, क्या है? पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। क्या निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? मतलब जो निम्नलिखित जो शब्द दिया गया उसमें सबसे सही शब्द शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन ए है निहिर निरीह, ऑप्शन ए क्या है? निरीह है। ऑप्शन बी है तत्व, ऑप्शन सी है पत्नी, ऑप्शन डी है नुपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे साथी कि तत्व जो क्या है सही शब्द है। क्या तत्व जो है सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद उस तीसरा नंबर जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। क्योंकि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तो करनी चाहिए इसका मतलब क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है कि भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा क्या है? भिक्षा क्या है? तो भिक्षा जो हो जाएगा मेरे दोस्त कि तत्सम है। क्या? भिक्षा एक तत्सम शब्द है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भिक्षा क्या है? तत्सम, इसलिए 4 का आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। भिक्षा क्या है? एक तत्सम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पाठक जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पाठक शब्द का स्त्रीलिंग होता है पाठिका होता है। क्या? पाठक का स्त्रीलिंग होता है पाठिका। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि कक्षा शब्द क्या है? तो कक्षा शब्द क्या है? तो कक्षा शब्द जो है मेरे दोस्त, कक्षा शब्द एक स्त्रीलिंग है। क्या? कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रश्न संख्या 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? क्या? बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत से वो क्या हो गई? जुदा हो गई। तो मतलब एक चीज, एक वस्तु एक दूसरे वस्तु से जब अलग होता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अपादान कारक होता है। क्या? वहाँ पे अपादान कारक होता है। मतलब सीधा सा याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु कहीं से अलग होता है या जुदा होता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि देश विदेश शब्द कौन समास है? क्या? देश विदेश शब्द कौन समास है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या कि देश विदेश जो शब्द है कौन सा समास है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। क्या? योजक चिन्ह। तो आपको बताएं कि जब भी योजक चिन्ह आए तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्या? जब भी योजक चिन्ह आए द्वंद्व समास होगा। सिंपल देखना है कि जहाँ पे योजक चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए? जहाँ पे भी योजक चिन्ह इस तरह से योजक चिन्ह आ जाए हो जाएगा क्या? द्वंद्व समास। और दूसरा द्वंद्व समास को पहचानने का ट्रिक क्या बताएं कि जब दो, जैसे यहाँ पे दो शब्द है, पहला है देश और दूसरा क्या है? विदेश। तो दोनों शब्द जो रहेगा ना एक दूसरे का विपरीत रहेगा, तो देश का विपरीत हो जाएगा विदेश, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कोसों दूर भागना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या हो जाता है?
कोसों दूर भागना मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत अलग रहना, क्या बहुत अलग रहना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होता है, मतलब जो स्त्री अभिनय करती है उसको क्या कहा जाता है, अभिनेत्री कहा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है, मतलब किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी हैं। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध, बी में है भूषण, सी में है नवोदस और डी में है जायसी। मतलब इनमें से कौन ऐसे लेखक है, कौन ऐसे राइटर है जिन्होंने प्रायः लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजानंद माधव मुक्तिबोध। क्या गजानंद माधव मुक्तिबोध जो है प्रायः लंबी लंबी कविताएं लिखे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है कि इबारत से गिरी मात्राएं, क्या इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। तो इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। क्या अशोक वाजपेयी की रचना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए। तो गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए। क्या पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पंचायती राज आया, तो पंचायती राज में सीधा सा मतलब रखना कि पंचायत आया तो पंचायत में कौन रहता है, पंच, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंच परमेश्वर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। तो हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहे हैं, सड़क सींच रहे हैं। क्या सड़क सींच रहा है। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है। इसका इसलिए प्रश्न संख्या 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है कि सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है। क्या सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए 10 कोस दूर। क्या 10 कोस दूर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है कि अशोक वाजपेयी जी कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। मतलब अशोक वाजपेयी जी कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशोक वाजपेयी जी ने दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे। क्या दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ रहने वाला है। मतलब प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का जो नायक है कहाँ का रहने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता के जो नायक हैं वो भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। क्या भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि 18 नंबर है कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध कविता किस लेखक की रचना है। क्या लिखने का कारण शीर्षक निबंध जो है किस लेखक की रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रघुवीर सहाय। क्या रघुवीर सहाय, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। क्या अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है अगला है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है। क्या यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उषा में। क्या उषा से, क्या उषा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है,
कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता जो है किसकी रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलयज की रचना है। क्या जख्म पर धूल शीर्षक कविता जो है मेरे दोस्त मलयज की रचना। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे पास, अगला प्रश्न क्या है मेरे पास कि तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के जो पिताजी हैं वो कितने साल के हैं? 52 साल के हैं। कितने साल के? 52 साल के हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा मेरे दोस्त, लेकिन क्या करें, यदि आपको एक बेहतर अंक लाना है, आपको बेहतर बनना है, तो उसके मतलब बेहतर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि आप टॉपर तभी बन सकते हैं जब एक टॉपर की तरह पढ़ेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि CUW लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? क्या CUW लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे कृष्णमूर्ति। क्या जे कृष्णमूर्ति? मतलब सीधा सा यहाँ समझना है कि यदि आपके पास विश्व शिक्षक आ जाए तो सीधा सा कह देना है जे कृष्णमूर्ति। क्या विश्व शिक्षक बोले तो हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब, मतलब शिक्षा जो शीर्षक पाठ है उसके अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? जब क्या हो? स्वतंत्रता हो। क्या? जब स्वतंत्रता हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाय डी मोसाबा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 300 पुस्तकें प्रकाशित हुई। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? निजी कमरे की ओर जाने के लिए। क्या? निजी कमरे की ओर जाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पेशागी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेशागी शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं हेनरी लोपेज है। क्या? हेनरी लोपेज है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 20वीं सदी में जो था कि प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष जो था क्या था? रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। क्या? रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1993 ईस्वी में। क्या? 1993 ईस्वी में हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न मेरे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा जो है मोहन राकेश माने जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या है कि मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मामा शब्द का जो विशेषण होगा क्या होगा? ममेरा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, क्या नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे पास है कि अथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है? अथाशीघ्र जो है कौन सा समास है? तो सबसे पहले क्या है हमारे पास जो शब्द है, क्या हमारे पास जो शब्द है क्या है? अथाशीघ्र। क्या हमारे पास शब्द है? अथाशीघ्र। तो अथाशीघ्र में लगा हुआ है अथा। क्या अथाशीघ्र में लगा हुआ है? अथा। तो अथा क्या है? एक उपसर्ग है। अथा क्या है? एक उपसर्ग है या एक अवयव है। जब उपसर्ग आ जाए, जब अवयव आ जाए तो क्या होगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। क्या? अवयवी भाव समास हो जाएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 33 नंबर, क्या है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो रचना के दृष्टि से जो वाक्य के प्रकार होते हैं
3 होते हैं। क्या रचना की दृष्टि से वाक्य के जो प्रकार होते हैं 3 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हर तरह के संकट से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। क्या हर तरह के संकट से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ किस वाक्य का उदाहरण है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे साथी कि यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्या मिश्र वाक्य का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, मतलब निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें से जो है क्या है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं क्या है, शुद्ध वाक्य है। क्या हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं शुद्ध वाक्य, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट VVI है। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न हमारे पास है कि क्या है कि अतरंग का विलोम क्या होगा। तो अतरंग का जो विलोम होगा उल्टा होगा बहिरंग हो जाएगा। क्या अतरंग का जो विलोम होगा उल्टा होगा बहिरंग हो जाएगा। 37 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि जिसके समान द्वितीय नहीं हो के लिए एक शब्द है, मतलब जिसके समान द्वितीय नहीं हो, इसका मतलब यही हुआ कि जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसको क्या कहते हैं। तो जिसके समान दूसरा कोई ना रहता है उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या अद्वितीय, मतलब इस जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे बोलेंगे अद्वितीय। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का जो अर्थ होता है ईर्ष्या से व्याकुल होना। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है कि अश्व का पर्यायवाची क्या होगा। तो अश्व का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, तुरंग होता है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, तुरंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है अगला प्रश्न हमारे पास? अगला प्रश्न हमारे पास है कि उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है। मतलब इसमें बताना है कि सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र का था, वो क्या है, एक मिश्र वाक्य है। क्या एक मिश्र वाक्य है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न को देखें क्या है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्महत्या के विरुद्ध। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मोस्ट VVI प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है हमारे पास प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। तो एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ जो है क्या है, एक ऐतिहासिक पत्र है। क्या एक ऐतिहासिक पत्र है जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भगत सिंह के पिता का जो नाम था सरदार किशन सिंह। क्या सरदार किशन सिंह, इसलिए 43 प्रश्न संख्या 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है अगला प्रश्न हमारे पास कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ का आद आ गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी, भरत के। क्या ऑप्शन नंबर बी, भरत के। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया। मतलब ओ सदा नीरा पाठ जो है उसके अनुसार गांधी जी ने अपना आश्रम जो आश्रम विद्यालय था वो कहाँ स्थापित किए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गांधी जी ने क्या किए कि बरहरवा मधुबनी और भीति हरवा में स्थापित किया। क्या भीति हरवा, नाम थोड़ा सा अटपटा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है। क्या है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। मोहन राकेश जो थे किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई कहानी
आंदोलन के, क्या नई कहानी आंदोलन के। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में जो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है क्या है, दीनू कुम्हार है। क्या दीनू कुम्हार है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक जो थे क्या थे, नामवर सिंह थे। क्या नामवर सिंह थे, कौन थे, नामवर सिंह। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रबंध काव्य। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में, क्या जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है। तो जूठन शीर्षक जो कि एक आत्मकथा है, क्या जूठन शीर्षक जो है क्या एक आत्मकथा, उसमें स्कूल को जो है स्कूल का जो हेडमास्टर से थे उसका नाम था कालीराम। क्या हेडमास्टर का नाम क्या था, कालीराम, और बहुत खराब हेडमास्टर था, वो लेखक से हमेशा झाड़ू लगवाते थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास अगला है, क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गए थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खेतरी के नाबालिग राजा, क्या खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के, क्या खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब प्रश्न संख्या 51 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी खेतरी के नाबालिग राजा, क्या खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया। आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप इतना ऑब्जेक्टिव का सलूशन कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि टॉपर बनना है तो क्वेश्चन बैंक आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, क्या बातचीत जो शीर्षक है निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तब बातचीत शीर्षक के अनुसार, क्या बातचीत शीर्षक पाठ के अनुसार जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है पाठ, उसमें दो हम सहेलियों की बातचीत में, क्या दो हम सहेलियों की बातचीत में, क्या दो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला आता है। क्या रस का समुद्र उमड़ा चला आता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1924 में। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाउल, कि जयप्रकाश नारायण के जो पुकार का नाम क्या था, बाउल था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन विधा है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य के कौन सी विधा, मतलब बताना है कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है क्या है, एक कहानी है या निबंध है या जीवनी है या आत्मकथा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया, क्या रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, वह क्या है एक निबंध है। क्या एक निबंध है। अर्धनारीश्वर जो शीर्षक पाठ है क्या है, एक निबंध है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था। तो बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञे जी ने इंद्र सभा नामक नाटक लिखे थे, सिर्फ खेलने के लिए। बूझ लीजिए कितना इंटेलिजेंट थे। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। रोज शीर्षक जो कहानी है उसमें मालती नाम के जो महिला है वो मिट्टी के बर्तन को क्यों धो रही थी। उस मिट्टी के बर्तन को दही जमाने के लिए धो रही थी। क्या दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन को धो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है,
कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था मेरे दोस्त मेरे साथी 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। क्या 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि जायसी को कहा जाता है। किसको? जायसी को, मलिक मोहम्मद जायसी। इसलिए प्रश्न संख्या 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, क्या अगला प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। मतलब तुमुल कोलाहल कलह में जो शीर्षक कविता है किस महाकाव्य का एक छोटा सा भाग है, एक अंश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कमायनी का। क्या? ऑप्शन नंबर सी कमायनी का, कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता जो है कमायनी से लिया गया है, उसका ही अंश है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन सी कवित्री, क्या कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 9वीं तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर सुभद्रा कुमारी चौहान नामक कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। इसलिए प्रश्न संख्या 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि तेज तम अंश पर कान जीमे कंस पर यौं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। क्या? शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ, मतलब ये जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 कवित से, क्योंकि यहाँ पे जैसे शिवराज आ गया, क्या शिवराज आ गया, तो किसमें चर्चा किया गया? कवित में चर्चा किया गया, शिवाजी के बारे में बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी। तब भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दिए थे। किसका? वीर रस को प्रमुखता दिए थे भूषण ने। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं हिंदी के जातीय महाकवि हैं। क्या? जातीय महाकवि हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है। तो माँ का जो उच्चारण स्थान है मेरे दोस्त क्या है? ओष्ठ है। माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मतलब इससे यहाँ यह स्पष्ट होता है कि आपको क्या करना है कि उच्चारण स्थान को भी याद कर लेना है कि उच्चारण स्थान मतलब किसका उच्चारण स्थान कहाँ है, यहाँ ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। क्या है कि पृथ्वी से, क्या पृथ्वी से शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जब भी संधि विच्छेद आए, क्या जब भी संधि विच्छेद आए तो जिस शब्द का बोले तो उसमें आप पता कीजिए कि उसमें मूल शब्द क्या आता है। पृथ्वी, इसमें मूल शब्द जो है पृथ्वी है। क्या? पृथ्वी है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि पृथ्वी कहाँ कहाँ है। तो पृथ्वी, इसमें भी पृथ्वी है, यहाँ भी पृथ्वी है, मतलब 2 जगह पृथ्वी मिला। उसके बाद क्या? विष से, मतलब हर से ईस है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे छुपा हुआ है ईस। तो ईस किस में लगाओ? इसमें भी ईस लगाओ। मतलब पृथ्वी धन ईस होता है, पृथ्वी से होता है। क्या? पृथ्वी धन ईस होता है, पृथ्वी से होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि निम्न में शुद्ध कौन है। निम्न में शुद्ध कौन है। तो इसमें शुद्ध जो है सबसे शुद्ध है परीक्षा है। क्या? सबसे शुद्ध क्या लिखा हो? परीक्षा, क्योंकि परमेश्वर भी गलत है। परमेश्वर भी जो लिखा हुआ है क्या है? गलत है। परिश्रम भी गलत है, प्राण भी गलत है। क्या शुद्ध हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा परीक्षा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट VVIP क्वेश्चन है। क्या है अगला प्रश्न कि वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है। तो वाराणसी जो शब्द है कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो पर्सनली किसी को जब व्यक्तिगत बोला जाता है वाराणसी कहने का मतलब सिर्फ वाराणसी ही, तो मतलब व्यक्तिगत बारे में बात किया गया है, किसी मतलब खास के बारे में बात किया गया है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब सीधा से समझना, जब किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि नहर शब्द क्या है? नगर। क्या? नगर शब्द क्या है? नगर जो है क्या है? तो नगर शब्द जो है क्या है? पुल्लिंग है। नगर शब्द क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है
कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में जो वचन के 2 प्रकार होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, क्या है कि तीर से बाघ मार दिया किस कारक का उदाहरण है। तो तीर से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करण कारक, क्या करण कारक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इस उदाहरण है मतलब यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, कंफर्म बोल रहा है, मतलब निश्चित बता रहा है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम। इसलिए प्रश्न संख्या 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, क्या है कि सब धन, क्या सब धन कौन सा विशेषण है, मतलब कौन सा विशेषण है। तो सब धन जो है कौन सा विशेषण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सब धन जो है परिमाण बोधक है, क्या परिमाण बोधक विशेषण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के जो कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरा आक्रामक क्रिया। उसके बाद अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो वह जाएगा कहने का मतलब क्या, अब जा रहा है, नहीं पहले गया था, नहीं मतलब वह जाएगा मतलब अभी नहीं गया, नहीं पहले गया है, कभी वह जाएगा मतलब भविष्य में जाने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भविष्यत काल का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पगड़ी शब्द क्या है। तो पगड़ी जो है क्या है, एक देशज है, क्या देशज शब्द है, क्या पगड़ी जो है देशज, क्योंकि पगड़ी जो शब्द है वो भारत में ही बोला जाता है, मतलब गांव में बोला जाता है कि पगड़ी। तो पगड़ी क्या हो गया देशज, मतलब वैसा शब्द जिसको सुनने में लगे ना कि मतलब हमारे जो पुराना टाइम है उसी में, मतलब हम जो जहाँ रहते हैं वहाँ अक्सर इस्तेमाल किया जाता है पगड़ी उगड़ी ऐसे करके बोल के, तो वह क्या हो गया देशज हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, मतलब जिन शब्दों का खंड होता है सार्थक नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों का खंड सार्थक नहीं होता उसे रूढ़ कहा जाता है, क्या रूढ़ कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि विनय शब्द में उपसर्ग क्या है। तो विनय शब्द में उपसर्ग है बी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है कि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। तो वंदना शब्द में जो प्रत्यय है मेरे दोस्त ना है, क्योंकि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है ना है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास किस भाषा के कवि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ब्रज भाषा के, क्योंकि सूरदास जी का जो चैप्टर है पद 1, और सूरदास हमेशा कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं, और कृष्ण भगवान जहाँ रहते थे वो क्षेत्र को वज्र क्षेत्र कहा जाता है, और वज्र क्षेत्र की भाषा को वज्र भाषा कहा जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, क्या है कि गीतावली किसकी रचना है। क्या गीतावली जो है किसकी रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है, क्या गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, क्या कि नाभादास किसके समकालीन थे, मतलब नाभादास जो थे किस काल के थे, मतलब किसके समकालीन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाभादास जो थे क्या थे, नाभादास जो थे तुलसीदास के समकालीन थे, क्या नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। इसलिए प्रश्न संख्या 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। तो हार जीत जो शीर्षक कविता है वह क्या है, एक गद्य कविता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई वर्षों में यह रिपीटेड प्रश्न है, क्या रिपीटेड प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि अगला है कि मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है। तो मीरा ने अपना प्रीतम कृष्ण को माना है, क्या मीरा ने अपना प्रीतम कृष्ण को माना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शिव बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का व्याख्यान है, मतलब कितने मुक्तकों में, मतलब इसका जो ट्रिक होता है यहाँ पे क्या है शिव बावनी। तब बावनी का मतलब क्या हो गया बावन, बावनी का मतलब आप बावनी से आप याद रखिएगा बावन। तो शिव बावनी में जो कुल कितने मुक्तक है 52 मुक्तक है। यहाँ पे डायरेक्ट आ गया बावनी तो हो गया 52, क्या बावनी 52, मतलब शिव जी के शिव बावनी में कुल 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का व्याख्यान किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है कि झरना शीर्षक
काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या विनोद कुमार शुक्ल, क्या विनोद कुमार शुक्ल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, क्या है अगला प्रश्न कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था कार दुर्घटना में हुआ था। क्या? तो कार दुर्घटना में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 ईस्वी में की है। कब? 1978 ईस्वी में की, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी, गजानंद माधव जनजन का चेहरा एक, क्या हो जाएगा जनजन का चेहरा एक। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि सौभाग्य शब्द का विलोम क्या हुआ? कितना आसान शब्द है कि सौभाग्य का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य हो जाएगा। बस अब कुछ ही प्रश्न बचा है, इसका जल्द से सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या है कि पत्नी का परिवाची शब्द क्या होता था? पत्नी का परिवाची शब्द क्या होता है? अर्धांगिनी होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है? तो हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए एक सरल वाक्य है। क्या? एक सरल वाक्य है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कहा जा सकता है कौन पद बंद है? तो कहा जा सकता है कौन पद बंद है? क्रियापद बंद है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 95 नंबर, मतलब 95 नंबर प्रश्न है कि चतुर्भुज कौन सा समास है? अरे मेरे भाई, समास का क्लास हम ले लिए हैं। यदि आपको क्लास करना है समास का ट्रिक के साथ आपको सीखना है कि समास को 2 मिनट में, मतलब मात्र 2 सेकंड में कैसे पहचाने, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो समास सबसे पहले हमारे पास जो शब्द दिया हुआ है क्या है, उस पर फोकस कीजिए कि चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में पहले क्या लगा है? चतुर का मतलब क्या हो गया? 4। चतुर का मतलब क्या हो गया? 4। और 4 क्या है मेरे दोस्त? 4 एक संख्या है, संख्या है। क्या? 4 एक संख्या, जब किसी संख्या का बोध होता है तो वहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास। जब भी संख्या आए, क्या जब भी संख्या आए तो वहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास। तो चतुर्भुज कहने का मतलब होगा जिसके 4 भुजा होते हैं, तो 4 यहाँ पे संख्या आ गया, 4 क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया, द्विगु समास। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है कि विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकास शब्द का जो विशेषण होगा विकसित होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि य र ल वो, क्या य र ल वो कौन सा व्यंजन है? तो य र ल वो जो है अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है। क्या हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 2 होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, क्या है अगला प्रश्न हमारे पास कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दिगंबर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा दिक प्लस अंबर। क्या? दिक प्लस अंबर। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है।